हेलो एवरीवन, दिस इज़ नित्या त्यागी। आज इस वीडियो में हम क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो लोग इस चैप्टर का क्विक रिविजन करना चाहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट हिस्ट्री टेल्स, हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री हमें लोगों के बारे में, रिलीजन के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ट्रेड के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी देती है। हिस्ट्री इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस। हिस्ट्री ऐसा नहीं है कि एकदम से आज कल कोई और हिस्ट्री थी, आजकल कोई और हिस्ट्री है, ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री ग्रेजुअली मतलब स्लोली हिस्ट्री डेवलप होती है। इसी को हमें पढ़ना है। अब इस चैप्टर में मेनली हम मेडिवल इंडिया पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। मेडिवल इंडिया जिसे हम मध्यकालीन भारत के नाम से भी जानते हैं कि इस टाइम में क्या क्या चेंजेस हुए। मेनली इसका पीरियड 700 CE से लेकर 1750 CE तक है। अब हम ये देखेंगे कि 700 CE से लेकर 1750 CE तक क्या क्या चेंजेस आए। अब अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि मिडिवल इंडिया का टाइम पीरियड 700 CE से लेकर 1750 CE तक रहा। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान राजपूत किंगडम्स, विजयनगर एम्पायर, मुग़ल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ब्राह्मणी सल्तनत ऐसे राज्यों का उदय हुआ और एग्रीकल्चर और ट्रेड का एक्सपेंड हुआ। एग्रीकल्चर और ट्रेड बढ़ा। तो इससे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि हिस्ट्री हमेशा से एक जैसी नहीं रहती। हिस्ट्री में डेवलपमेंट धीरे धीरे होता है। स्लोली डेवलपमेंट हिस्ट्री का होता है। मेडिवल इंडिया के टाइम पीरियड में हमने देखा कि कैसे राजपूत किंगडम्स आए, विजयनगर एम्पायर आया, मुग़ल एम्पायर आया, ब्राह्मणी सल्तनत आया और दिल्ली सल्तनत आया और एग्रीकल्चर और ट्रेड का एक्सपेंड हुआ। अब अगर हम बात करें कि हिस्ट्री के क्या सोर्सेज हैं, ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने कोई बात कही और वो आपने सच मान ली। कोई तो सोर्सेज होंगे जिसकी वजह से हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। तो वो सोर्सेज हैं हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स और आर्किटेक्चर। मैन्यूस्क्रिप्ट्स वो डॉक्यूमेंट होते थे जो हाथ से लिखे जाते थे। इसकी मैंने यहाँ पिक्चर भी लगाई है, आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए इस पाम लीफ पे मैंने कुछ भी लिख दिया, ये ट्री की बार पे मैंने कुछ ऐसी कोई लैंग्वेज में कोई संदेश लिख दिया या कुछ भी लिखा, तो ये मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट हो गई। मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो चीज़ हाथ से लिखी जा रही है। पुराने टाइम में क्या होता था, जब ये स्क्राइब्स एक किताब से देखकर दूसरी किताब लिखते थे तो धूल, कम रोशनी या ध्यान भटकने की वजह से स्पेलिंग या वर्ड्स में छोटी छोटी गलतियाँ या एरर्स हो जाती थी। स्क्राइब्स उनको बोलते हैं जो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स को लिखते थे। अब सेकंड आता है हमारा इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन पत्थर या धातु पर लिखे हुए रिकॉर्ड्स होते थे। अब मान लीजिए मैंने किसी मेटल पे कोई भी अपना मैसेज इंस्क्राइब करवा दिया। स्पेशली इसका इम्पोर्टेंस था एडमिनिस्ट्रेशन पर, टैक्स सिस्टम, विक्ट्रीज, डोनेशंस, इस पर, ताकि लोग इसको पढ़ें और इसको माने। कोई भी राजा पुराने टाइम में ऐसा ही करता था कि अपने जो भी मैसेजेस होते थे वो अपने मैसेजेस को इंस्क्राइब करा देता था, चाहे वो मेटल में हो या स्टोन पिलर्स में हो, ताकि प्रजा उसकी बातों को माने और आने वाले लोगों को पता चले कि वो राजा कैसा था। फॉर एग्ज़ाम्पल अशोकन पिलर्स, अशोका के मैसेज आज भी इंस्क्राइब्ड हैं और हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हाँ, उस टाइम अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ होता होगा। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन इज़ ऑल्सो एन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब आते हैं हम कॉइन्स पर। कॉइन्स से पता चलता है कि किस राजा ने रूल किया। और इंडिया में पहला जो कॉइन था वो इंडो ग्रीक्स ने इशू करवाया था। इंडो ग्रीक्स ने 2nd सेंचुरी में। कॉइन से हमें ये पता चलता है कि किस राजा ने रूल किया उस टाइम पे और इकोनॉमी कैसी थी, ट्रेड किस लेवल का था और रिलीजियस सिंबल वगैरह वगैरह। इस पर कुछ सिंबल्स भी बने होते थे, चाहे वो राजा का हो या कोई एनिमल का सिंबल, कुछ भी हो सकता है। फोर्थ हमारा है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसी को देख के हमें पता चल जाए कि अच्छा, उस टाइम की इकोनॉमी ऐसी रही होगी, उस टाइम का आर्किटेक्चर इतना अच्छा रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा रहा होगा, राजा ने कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई होंगी उस टाइम पे। अब आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स में हम देखें तो फोर्ट्स, टेम्पल्स, मॉस्क्यूज़,
इन सब को देखकर हम सोर्स, ये हमारा अनदर सोर्स है आर्किटेक्चर, इन सब को हम हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्ट्स, टेम्पल, मॉस्क्यूज, ये सब। और अगर हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स में ज़्यादातर राजाओं की पॉलिसीज़, रिलीजियस आइडिया, लिटरेचर और सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती थी। तो अब आते हैं हम मीनिंग ऑफ द टर्म फॉरेनर। तो आपके हिसाब से फॉरेनर टर्म का क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे कि फॉरेनर तो वो होता है जो दूसरी कंट्री का पर्सन होता है, बट नहीं। मेडिवल इंडिया में फॉरेनर उस पर्सन को कहा गया जो लोकल सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता, जिसकी कल्चर, लैंग्वेज और पहनावा और कस्टम्स सब अलग हैं, उस इंसान को कहा गया फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब समवन फ्रॉम अनदर कंट्री नहीं है। यहाँ पर मिडिवल इंडिया में फॉरेनर का मतलब है अ पर्सन हुज कस्टम्स, लैंग्वेज एंड कल्चर डिसाइडेड हु इज़ अ फॉरेनर। और even people from one region of India in another region can be a foreigner in that time. So the idea of foreigner was based on culture and religion, not nationality. आप सोच रहे होंगे कि किसी बाहर की कंट्री से आया हुआ कोई इंसान होगा, उसको हम फॉरेनर बोलेंगे, जैसे कि आज के टाइम पे बोलते हैं, पर ऐसा नहीं था। मेडिवल इंडिया में एक इंसान जिसकी कल्चर, लैंग्वेज, कस्टम्स अलग अलग हैं, वो लोकल सोसाइटी का पार्ट नहीं है, उसको हम फॉरेनर बोलेंगे, ना कि किसी बाहर से आए हुए इंसान को। अगर हम बात करें कि हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, तो हिस्टोरियंस क्या सोर्सेस को कंपेयर करते हैं, कैसे उसको एनालाइज करते हैं और कैसे हमको हिस्ट्री बताते हैं। पहली बात, जो हिस्टोरियंस हैं वो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर करते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और डिफरेंट ओपिनियन को एनालाइज करना पड़ता है उन्हें। इसलिए जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिर्फ एक कहानी नहीं है, हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, ये रिसर्च पर बेस्ड सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में रिसर्च होगी, बहुत सारे एरर्स भी होंगे, लोगों ने उस टाइम के बहुत कुछ कहा भी होगा, किसी ने डिफरेंट ओपिनियन दिए होंगे तो किसी ने डिफरेंट ओपिनियन दिए होंगे। तो हिस्टोरियंस जो हैं वो इन सारे ओपिनियंस को कंपेयर करते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तब जाकर पता चलता है कि हिस्ट्री उस ज़माने की थी कैसी। इसलिए जो हिस्टोरियंस हैं वो डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री जो है वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि पूरी रिसर्च पे बेस्ड होती है। अब न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करें तो 700 CE से लेकर 1750 CE में बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप पावरफुल हुए। अब इसमें से जैसे हम बात करें तो राजपूत्स, मराठास, जाट, सिख्स, अहोम्स एंड कायस्थ, ऐसे ग्रुप्स उभर कर आए 700 CE से 1750 CE के बीच के पीरियड में। ये ग्रुप पावरफुल हुए एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से। आपको पता है कि पहले ज़माने में लड़ाइयाँ सिर्फ एग्रीकल्चर बाउंड्रीज़ के लिए ही होती थी। जिसका लैंड जितना ज़्यादा फर्टाइल होगा उसका राज्य उतना ज़्यादा एक्सपेंड करेगा। पावरफुल बने ये एग्रीकल्चर की वजह से। तो एग्रीकल्चर इस ज़माने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सिर्फ मेडिवल इंडिया में ही नहीं बल्कि एंशंट इंडिया में भी। जहाँ हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों को अगर पढ़ें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग भी एग्रीकल्चर का यूज़ करते थे हंटिंग और गैदरिंग के बाद। और यहीं मेडिवल पीरियड में एग्रीकल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम देखें इसको तो। और सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि जो मिलिट्री सर्विस है, मिलिट्री सर्विस ने भी इन ग्रुप्स को राइज करने में, इनका स्टेटस को इन्फ्लुएंस करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब कॉमन सी बात है कि कोई पर्सन है, अगर उसकी जो मिलिट्री है उसमें 200 सैनिक हैं, ठीक है, 200 सोल्जर्स हैं, और कोई दूसरा पर्सन है जिसकी आर्मी में 1000 सोल्जर्स हैं, तो अगर इन दोनों के बीच में वॉर होता है इन फ्यूचर, तो सिंपल सी बात है 200 सोल्जर्स वाला इंसान जीतेगा या 1000 सोल्जर्स वाला जीतेगा। तो इसलिए एग्रीकल्चर के बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मिलिट्री सर्विस। जिसके पास जितने ज़्यादा सैनिक होंगे उसका एक्सपेंशन उतना जल्दी होगा ज़्यादा। अब इस टाइम के दौरान क्या हुआ, जो राजपूत्स थे, राजपूत्स ने अपने आप को क्षत्रिय कहना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने अपने आप को वॉरियर्स मानना शुरू कर दिया। जैसा आपको पता होगा कि हमारी सोसाइटी पहले 4
फेजेस में डिवाइडेड थी, जिसमें कि ब्राह्मण टॉप पे थे, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। जो ब्राह्मण थे उनका काम था वेदों को पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना और सेक्रीफाइसेस परफॉर्म करना, सेक्रीफाइसेस के बारे में बताना। जो क्षत्रिय थे उनका काम था युद्ध में जाना, लड़ाई करना। जो वैश्य थे उनका काम था ट्रेड करना। और जो शूद्रास थे सबसे लास्ट एट द वेरी बॉटम लाइन, इनका काम था इन तीनों अपर वर्णास को सर्व करना। तो राजपूत्स ने अपने आप को क्या क्लेम किया? राजपूत्स ने अपने आप को क्लेम किया एज क्षत्रियाज, एज वॉरियर्स, जो लड़ाई करते हैं, जो युद्ध में जाते हैं। अब अगर हम बात करें चेंजेस इन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी, इस टाइम में क्या हुआ? जितना भी ये फॉरेस्ट एरिया है, मान लो इतने में बहुत सारे पेड़ हैं या फॉरेस्ट एरिया है पूरा, अब मेडिवल टाइम के आते आते ये एरिया पूरा क्लियर कर दिया गया एग्रीकल्चर के लिए। और पोटैटो, मेज़, चिलीज़, टी एंड कॉफ़ी ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस्ड हुई। एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई। तो सिंपल सी बात है कि टाउन्स और मार्केट्स का भी एक्सपेंशन होना निश्चित है। तो एग्रीकल्चर जब बढ़ा तो टाउन्स और मार्केट्स में भी ग्रोथ हुआ। जो पीजेंट कम्युनिटी थी इस टाइम में, पीजेंट कम्युनिटी इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो इकोनॉमी का राइज हुआ, इकोनॉमी में ग्रोथ बढ़ी एग्रीकल्चर की वजह से। अब अगर हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो जो हमारा पर्शियन व्हील था, इसने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। एग्रीकल्चर के अंदर पर्शियन व्हील ने इरिगेशन फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया। और सेकंड आता है हमारा स्पिनिंग व्हील, इसने टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। टेक्सटाइल्स की प्रोडक्शन को इसने क्या किया? इंक्रीज़ कर दिया। फायर आर्म्स ने वॉरफेयर और मिलिट्री मेथड्स को चेंज कर दिया। और सिंपल सी बात है, जब हमारा इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर भी हमारा एक्सपेंड करेगा, इससे एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छा आएगा। अब आता है कंसेप्ट हमारा चेंजेस इन लैंग्वेज एंड टर्मिनोलॉजी। अब हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, इससे हम क्या कहना चाहते हैं। तो 700 CE के बाद इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज का उदय हुआ। मतलब कि 700 CE के बाद अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लैंग्वेजेस आईं। अलग अलग रीजन में क्या हुआ? अलग अलग लैंग्वेज आईं और हर रीजन की अपनी लैंग्वेज थी। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में एक ही रीजन है और एक ही रीजन है और एक ही रीजन है। अब इन तीनों में अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोल जा रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोल दिया कि सिंध में जो है ये सिंध रीजन है और ये लाहौर रीजन है और ये है हमारा कश्मीर रीजन। अब जो सिंध रीजन है उसमें बोली जा रही है हमारी सिंधी लैंग्वेज, लाहौर रीजन में बोली जा रही है हमारी लाहौरी लैंग्वेज, और जो कश्मीर रीजन है उसमें बोली जा रही है हमारी कश्मीरी लैंग्वेज। ऐसे ही हमें देखने के लिए मिलता है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जा रही है और तमिलनाडु में तमिल बोली जा रही है और बंगाल में बंगाली बोली जा रही है। उत्तर प्रदेश में अवधी लैंग्वेज बोली जा रही है। तो आपने देखा कि 700 CE के बाद इंडिया के अलग अलग रीजन्स में कैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस उभर कर आईं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जो संस्कृत थी वो उस टाइम रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। संस्कृत इज़ नॉट अ रीजनल लैंग्वेज एट दैट टाइम। विच टाइम? एट मिडीवियल पीरियड के टाइम पे जो संस्कृत थी वो रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। संस्कृत उस टाइम रीजनल लैंग्वेज नहीं थी, मतलब संस्कृत किसी एक स्टेट या रीजन का एवरीडे लैंग्वेज नहीं थी, जैसे कि हमारी ये वाली लैंग्वेजेस हैं सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, तेलुगु, तमिल और बंगाली। ठीक है, इसका यूज़ मेनली ब्राह्मणास करते थे। इसका यूज़ मेनली ब्राह्मणास यानी स्कॉलर्स और प्रीस्ट करते थे रिलीजियस बुक और रिचुअल्स को पढ़ने के लिए, टू रीड द रिलीजियस बुक एंड रिचुअल्स। तो हमने ये देखा कि कौन कौन सी लैंग्वेज उभर कर आई थी और संस्कृत जो थी वो हमारी रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। अब आता है हमारा टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का सिंपल सा मतलब क्या है? टर्मिनोलॉजी का सिंपल सा मतलब है वर्ड्स या टर्म्स का मीनिंग।
ठीक है, वर्ड्स या टर्म्स का क्या मीनिंग है? टाइम के साथ कई वर्ड्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। इसी चेंज को चेंजेस इन टर्मिनोलॉजी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हिंदुस्तान बोलते हैं तो उसका मतलब पूरा इंडिया होता है। आज के टाइम पे अगर हमने कहा हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से आपका क्या मतलब है? हिंदुस्तान से मतलब है पूरा भारत। आप पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि मेडिवल टाइम में ऐसा होगा? नहीं, मेडिवल टाइम में हिंदुस्तान का मतलब पूरा इंडिया नहीं था। मेडिवल टाइम में हिंदुस्तान का मीनिंग अलग था। उस समय ये शब्द सिर्फ इंडिया के कुछ स्पेसिफिक रीजंस के लिए यूज होता था, जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना रीजन से इसका मतलब था। पर आज के टाइम पे हिंदुस्तान का मतलब पूरे इंडिया से है, ना कि पंजाब, सिंध और गंगा यमुने वाले सिर्फ एक रीजन से। इसलिए जब भी हिस्टोरियंस जब ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें उस टाइम के वर्ड्स के हिसाब से उस टाइम के वर्ड्स का ओरिजिनल मीनिंग समझना पड़ता है। भाई, अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदुस्तान, पर आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, तो हिंदुस्तान को आप इंडिया थोड़ी बोलोगे उस टाइम पे। आप यही तो बोलोगे कि ये हिंदुस्तान मिडिवल पीरियड में किस चीज के लिए यूज होता था, अगर आप मिडिवल पीरियड की हिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो वैसे ही जो हिस्टोरियंस थे, उन्हें ओल्ड डॉक्यूमेंट्स पढ़ते वक्त उस टाइम के वर्ड्स का ओरिजिनल मीनिंग समझना पड़ता था हिस्ट्री को कंप्लीटली समझने के लिए। अब आते हैं हमारे रीजन और अंपायर पे। मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि 700 सीई के बाद डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का उदय हुआ। ठीक है, अब हर जो रीजन है उसका अपनी लैंग्वेज, अपनी कल्चर और अपने ट्रेडिशनल डेवलप हो चुके थे। जैसे कि साउथ इंडिया की लैंग्वेज और कल्चर नॉर्थ इंडिया से काफी अलग था। ठीक है, साउथ इंडिया का जो लैंग्वेज और कल्चर था वो नॉर्थ इंडिया से काफी अलग था। नॉर्थ इंडिया से काफी क्या था, अलग। भाई, साउथ में रहने वाले लोग नॉर्थ इंडिया की थोड़ा थोड़ी हो सकते हैं, और नॉर्थ इंडिया में रहने वाले लोग साउथ इंडिया की तरह नहीं हो सकते। तो हर रीजन की अपने अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस, अपनी लैंग्वेजेस, ये सब था। ठीक है, और हर रीजन पे मान लो ये एक रीजन है और ये एक रीजन, ये दो रीजन है। रीजन 1 मान लेते हैं, इसको रीजन 2 मान लेते हैं। अब इस पे जनरली एक लोकल डायनेस्टी या रूलिंग फैमिली का रूल होता था। इस रीजन में कोई अलग डायनेस्टी रूल कर रही है, ठीक है, और इस रीजन में मान लो कोई और रूलिंग फैमिली रूल कर रही है, तो सेम नहीं था। हर रीजन पे कोई ना कोई डायनेस्टी या कोई ना कोई एक रूलिंग फैमिली रूल कर रही होती थी। डायनेस्टी का मतलब होता है कि, अब आप बोलेंगे डायनेस्टी का मतलब है क्या? डायनेस्टी का मतलब होता है कि एक ही परिवार के लोग का जनरेशन आफ्टर जनरेशन राज करना है। मान लो ये फादर है, ठीक है, अभी ये एक रीजन पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। इनके बाद क्या होगा, इनका जो बेटा होगा वो इसी सेम रीजन पे रूल करेगा। फिर इनके बाद इनका जो बेटा होगा वो इसी सेम रीजन पे रूल करेगा। तो यही डायनेस्टी का मतलब है कि एक ही परिवार के लोग जनरेशन वाइज जनरेशन सेम रीजन पे रूल कर रहे हैं। ये डायनेस्टी का मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हमारा सबसे पहला आता है चोलाज, उसके बाद खिलजीज, उसके बाद तुगलक्स। इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंडिया के कई हिस्सों को अपने कंट्रोल में लेकर बहुत बड़े अंपायर एस्टेब्लिश किए। और अगर मान लीजिए कि ये एक रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3, अगर इन तीनों रीजन्स पे कोई एक सिंगल रूलर रूल कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पैन रीजनल एम्पायर, जहां पर एक सिंगल रूलर बहुत सारे रीजन्स पर रूल कर रहा है एट द सेम टाइम। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो सिंपल वर्ड्स में पैन रीजनल अंपायर का मतलब है एक ऐसा बड़ा अंपायर जो कई अलग अलग रीजन्स को एक ही गवर्नमेंट के अंडर लेकर आता है। तो ये मतलब हुआ हमारा पैन रीजनल अंपायर का। अब हम बात करते हैं रिलीजियस डेवलपमेंट्स की, मिडिवल इंडिया के रिलीजियस डेवलपमेंट की अब हम बात करते हैं। रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिलीजियस डेवलपमेंट का मतलब है कि रिलीजन और रिलीजियस बिलीफ में होने वाले चेंजेस। अब इसमें क्या क्या चेंजेस आए, तो सबसे पहला चेंज अगर हम देखें तो वो है हमारा राइज ऑफ द भक्ति मूवमेंट। आपने शायद इसको पहले भी सुना होगा, ये बहुत फेमस मूवमेंट है, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। सबसे पहले भक्ति मूवमेंट आया। भक्ति मूवमेंट ने ये सिखाया कि भगवान तक पहुंचने के लिए सिर्फ रिचुअल्स या एक्सपेंसिव सेरेमनीज जरूरी नहीं है। क्या मतलब हुआ इस बात का कि टू रीच गॉड, भगवान तक पहुंचने के लिए
रिचुअल्स और एक्सपेंसिव सेरेमनीज नेसेसरी नहीं है। सच्ची भक्ति और डिवोशन से आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब कि सच्ची भक्ति और डिवोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इस फेज में, मेडिवल इंडिया के फेज में, जब हम राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट में इन्होंने ट्रू डिवोशन पर ज्यादा फोकस किया रेदर देन रिचुअल एंड एक्सपेंसिव सेरेमनीज। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें कि भक्ति मूवमेंट के पार्ट कौन रहे होंगे, तो भक्ति मूवमेंट के पार्ट रहे हैं हमारे रामानुजा और बसावाना, और कौन रहा होगा, कबीर, मीराबाई, तुलसीदास जी। ये सब हमारे क्या हैं, भक्ति मूवमेंट के पार्ट रहे थे। चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव जी। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि मान लीजिए ये कोई एक गरीब इंसान है, ठीक है। ये इंसान मंदिर में बड़ा दान नहीं दे सकता क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है, ये गरीब है, इसके पास क्या है, कोई पैसा नहीं है, लेकिन सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करता है। तो भक्ति सेंट्स के हिसाब से उसकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण है, उसकी भक्ति को भी इतनी इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। भले ही उसके पास कोई पैसा नहीं है, भले ही उसके पास एक्सपेंसिव सेरेमनीज परफॉर्म करने के लिए कोई सोर्सेस नहीं है, पर अगर वो सच्चे दिल से भगवान को डिवोटेड है, उनकी सच्ची भक्ति करता है, तो रिलीजियस सेंट्स के हिसाब से इसकी भक्ति को भी उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए जितनी दूसरी लोगों को। तो ये था हमारा रिलीजियस डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब अगर हम सेकेंड फेज की बात करते हैं, राइज ऑफ भक्ति मूवमेंट के बाद, तो क्या हुआ, राइज ऑफ सूफी मूवमेंट। सूफी मूवमेंट में क्या हुआ, सूफी मूवमेंट में जो सूफी सेंट्स थे, उन्होंने क्या क्या चीजें सिखाई, उन्होंने सिखाया लव, उन्होंने सिखाया पीस, इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी। ये सारी चीजें उन्होंने सिखाई। उनका मानना था कि गॉड सबका है और हर इंसान से प्यार करना चाहिए। इन्होंने इन चार चीजों पे ज्यादा फोकस किया, लव, पीस, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी। और क्या कहा कि उनका मानना था कि गॉड सबका है और हर इंसान से प्यार करना चाहिए। अगर हम इस राइज ऑफ सूफी मूवमेंट्स के लोगों की बात करें, तो वो थे हमारे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उसके बाद निजामुद्दीन औलिया, उसके बाद बाबा फरीद। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए दो अलग अलग रिलीजन्स हैं, तब भी उनके साथ प्यार और रिस्पेक्ट से रहना चाहिए। यही सूफी टीचिंग्स का मेन मैसेज था। मान लो एक ये पर्सन है, ये हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है और ये करता है मुस्लिम रिलीजन से बिलोंग, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही है, राइवलरी हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को प्यार से मिलकर रहना चाहिए। यही सूफी सेंट्स का मेन मैसेज था राइज ऑफ सूफी मूवमेंट्स के अंदर। और इन्होंने चार चीजों पे फोकस किया जो मैंने आपको अभी बताई, लव, पीस, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। अब थर्ड पार्ट आता है हमारा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस। न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस में हम क्या पढ़ेंगे, इस पीरियड में कई नई रिलीजन्स, ट्रेडिशनल और रिलीजन डेवलप, डिवोशनल प्रैक्टिसेस डेवलप हुए। यानी कि इस पीरियड में कई नए रिलीजियस ट्रेडिशंस और रीजनल डिवोशनल प्रैक्टिसेस डेवलप हुए। लोगों ने अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भजन, दोहे और डिवोशनल सॉन्ग्स लिखना शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, जो कबीर थे, कबीर ने क्या लिखने शुरू किए, दोहे। दोहे लिखने शुरू किए सिंपल लैंग्वेज में। और जो हमारे तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। अवधी लैंग्वेज में रामचरितमानस इन्होंने लिखी, जिसे आम लोग भी समझ सकें कि रामचरितमानस कहना क्या चाह रही है। तो इन शॉर्ट अगर हम कंक्लूजन देखें, न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस है क्या, तो इस पीरियड में कई नए रिलीजियस ट्रेडिशंस और रिलीजनल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस डेवलप हुई, जहां लोगों ने अपनी अपनी लोकल लैंग्वेजेस में भजन, दोहे और डिवोशनल सॉन्ग्स को लिखना शुरू कर दिया। यही था हमारा न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट, जो कि क्या है, ग्रोथ ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स। ग्रोथ ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग से क्या मतलब समझते हैं आप, इसका ये मतलब है कि उस दौरान बहुत से टेम्पल्स, बहुत से मॉस्क्यूज और दरगाह, ये सब क्या हुए, इन सब का डेवलपमेंट हुआ, ये सब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, ये सब बने।
और ये सब सिर्फ वर्शिप का प्लेस नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ जैसे काम ही नहीं बल्कि ये लर्निंग और कम्युनिटी सेंटर्स की तरह काम आए। यहाँ पे सिर्फ लोग सिर्फ भजन गाने या भगवान की भक्ति करने के लिए ही नहीं बल्कि यहाँ पे लोग सीखने भी आते थे और ये लर्निंग सेंटर्स की तरह भी काम करते थे। तो अगर हम इस पूरे का कंक्लूजन निकालें, जो भी हमने अभी तक रिलीजियस डेवलपमेंट के अंदर पढ़ा, तो मिडिवल इंडिया के रिलीजियस डेवलपमेंट का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि भक्ति और सूफी मूवमेंट्स ने लव, इक्वालिटी, डिवोशन और ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया। इससे सोसाइटी में रिलीजियस हार्मनी और कल्चरल डेवलपमेंट को भी बढ़ावा मिला। तो ये था हमारा रिलीजियस डेवलपमेंट। अब सवाल आता है कि जो मिडिवियल पीरियड है, मिडिवियल पीरियड को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है? वाई इज द मिडिवियल पीरियड इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट? इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, इस पूरे चैप्टर को पढ़कर आपको कुछ कुछ बातें तो ऐसी लगी होंगी जिसकी वजह से मिडिवियल पीरियड को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए समझते हैं कि मिडिवियल पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसका फर्स्ट रीजन अगर हम देखें तो इसका फर्स्ट रीजन है हमारा पॉलिटिकल चेंजेस। पॉलिटिकल चेंजेस कैसे? क्योंकि इस पीरियड के दौरान जो इंडिया है उसमें बहुत सारे नए किंगडम्स और एम्पायर्स बने। किंगडम्स और एम्पायर्स क्या हुए? किंगडम्स और एम्पायर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, जैसे कि हमारे चोलास, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। इन रूलर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स सिस्टम और गवर्नेंस में कई चेंजेस किए। एग्जाम्पल के लिए जो मुगल एम्पायर है, मुगल एम्पायर ने भारत के बहुत बड़े हिस्सों को एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। ठीक है, मान लो ये इंडिया है और इस इंडिया के बहुत बड़े हिस्सों को, ये इसके कुछ कुछ पार्ट्स हैं, इसको एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या कर दिया? ऑर्गेनाइज कर दिया और रूल करने लगा। तो पहला हमारा पॉलिटिकल चेंजेस में हमने क्या देखा? पहले हमने पॉलिटिकल चेंजेस में देखा कि इस पीरियड में इंडिया में बहुत से नए किंगडम्स और एम्पायर बने, जैसे कि चोलास, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। इन रूलर्स ने एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स सिस्टम और गवर्नेंस में कई चेंजेस किए और मुगल एम्पायर ने भारत के बहुत बड़े हिस्सों को एक ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या किया? ऑर्गेनाइज करके रख दिया। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारा कल्चरल डेवलपमेंट का। इस पीरियड में क्या हुआ? इस पीरियड में आर्ट, आर्किटेक्चर और म्यूजिक और लिटरेचर का बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और म्यूजिक। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं हमारा जो है ताजमहल, कुतुब मीनार और भद्रेश्वर टेम्पल। ये सब हमारे आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। भद्रेश्वर टेम्पल, ये थे इस पीरियड के इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स। तो कल्चरल डेवलपमेंट में क्या देखने के लिए मिला है कि इस पीरियड के दौरान आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, लिटरेचर, इन सब का क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ बहुत अच्छे तरीके से। इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स हैं ताजमहल, कुतुब मीनार, भद्रेश्वर टेम्पल, जो हमें आर्किटेक्चरल अचीवमेंट्स दिखाते हैं। अब थर्ड आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। मैंने आपको ऊपर बताया था कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का उदय हुआ, लोगों के कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस सब बदल गए। ठीक है, बहुत सी रीजनल लैंग्वेजेस इसी पीरियड में डेवलप हुई इसी पीरियड में। क्या डेवलप हुई? लैंग्वेजेस। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो हिंदी लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, तमिल और अवधी में लिटरेचर लिखे गए और तेलुगु लैंग्वेज, जिसे आम लोग भी पढ़ सकें और समझ सकें। मैंने क्या बताया था और आपको एक पॉइंट कि संस्कृत जो थी वो किसी एक रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करती थी, किसी एक रीजन से बिलोंग नहीं करती थी, वो कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। संस्कृत कोई रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। इसका यूज जो थे वो ब्राह्मणास करते थे टेक्स्ट को पढ़ने के लिए और समझने के लिए। अब अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें तो मिडिवल इंडिया को पढ़ना क्यों जरूरी है? रिलीजियस डेवलपमेंट को समझने के लिए। इस पीरियड में भक्ति और
सूफी जो मूवमेंट्स हैं, उन्होंने सोसाइटी को इक्वालिटी, लव और डिवोशन का मैसेज दिया। क्या मैसेज दिया? इक्वालिटी, लव और डिवोशन का, कि जो लोग हैं उनको आपस में मिलजुल कर प्यार से रहना चाहिए। ठीक है, कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो कबीर थे, कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता पे मैसेज दिया। कबीर ने क्या मैसेज दिया? हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, गुरु नानक देव जी ने, गुरु नानक जी ने क्या मैसेज दिया? गुरु नानक जी ने इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी के ऊपर मैसेज दिया, इक्वालिटी एंड ह्यूमैनिटी। और निजामुद्दीन औलिया, जो निजामुद्दीन औलिया थे, उन्होंने लव और पीस का मैसेज दिया। लव और पीस पर इन्होंने जोर दिया। तो इस मेडिवल पीरियड को पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हम रिलीजियस डेवलपमेंट का पता लगा सकें कि उस टाइप पे रिलीजियस डेवलपमेंट था कैसा। भक्ति और सूफी मूवमेंट में इक्वालिटी, लव और डिवोशन पे फोकस किया गया। कबीर जी ने हिंदू मुस्लिम की एकता पे जोर दिया, निजामुद्दीन औलिया ने लव और पीस पर जोर दिया, और गुरु नानक जी ने इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी पर जोर दिया। अब अगर हम फिफ्थ पॉइंट देखें कि मेडिवल पीरियड को पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो मेडिवल पीरियड को पढ़ने का एक अनदर इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी को समझने के लिए मेडिवल पीरियड को पढ़ना जरूरी है कि मेडिवल पीरियड के टाइम पे कैसे ट्रेड हुआ करता था, कैसी इकोनॉमी थी, लोग क्या खाते थे, कैसे व्यापार होता था, ये सब जानने के लिए। ठीक है, तो मेडिवल पीरियड के टाइम पे क्या हुआ? जो ट्रेड हुआ वो एक्सपेंड हुआ, ट्रेड बढ़ा, जिससे कि नए मार्केट्स एक्सपेंड हुए, नए मार्केट्स बने, और जो सिटीज थी हमारी, जो सिटीज थी उनका डेवलपमेंट हुआ, जिससे ओवरऑल इन तीनों के होने की वजह से क्या हुआ? इकोनॉमी में चेंजेस आए। इकोनॉमी में चेंजेस आए तो क्या हुआ? जो इकोनॉमी ग्रोथ थी हमारी बढ़ी, इकोनॉमी हमारी अच्छी होने लगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें, जो सूरत है, सूरत और कैलिकट जैसे पोर्ट्स, सूरत और कैलिकट जैसे पोर्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए थे। देखा आपने मेडिवल पीरियड में क्या हुआ था? इंटरनेशनल ट्रेड के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए थे हमारे सूरत और कैलिकट। मेडिवल पीरियड के टाइम में इतना अच्छा हमारा ट्रेड होता था, हमारे मार्केट्स थे, हमारे सिटीज का डेवलपमेंट हुआ, इनकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई, और हमारा सूरत और कैलिकट है जो वो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ट्रेड के सेंटर्स बन गए। ठीक है, इसलिए मेडिवल इंडिया का पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दौरान इंडिया की पॉलिटिक्स, सोसाइटी, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर और इकोनॉमी में बहुत बड़े चेंजेस आए। आज के भारत की कई ट्रेडिशंस और इंस्टीट्यूशन की जड़ इसी पीरियड्स में मिलती है। तो इसीलिए इस पीरियड को, जिसको मेडिवल पीरियड या मेडिवल इंडिया या मध्यकालीन भारत भी कहा जाता है, जिसका पीरियड 700 सीई से लेकर 1750 सीई तक है, इसलिए मेडिवल पीरियड को पढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ताकि हम उस टाइम के ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेजेस, इकोनॉमी, ट्रेड, मार्केट, सिटीज डेवलपमेंट को समझ सकें। अब ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने पहले भी डिस्कस करे हैं, जिसमें कि मैन्यूस्क्रिप्ट आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट जो हाथ से लिखे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस, ऐसे मैसेजेस जो हमने मेटल्स पे, वॉल्स पे या पिलर्स पे इंस्क्राइब करा दिए हैं, जिससे लोगों को जानकारी मिले, लोग उस मैसेज को फॉलो करें। आर्चीव मतलब कि ऐसा प्लेस जहां पर ओल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड सेफली रखे जाते थे। पैट्रोन, पैट्रोन का मतलब है कि ऐसा पर्सन जो आर्टिस्ट, राइटर्स, स्कॉलर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करता था बाय गिविंग मनी। ठीक है, अब आता है हमारा हिस्टोरियन। हिस्टोरियन क्या है? हिस्टोरियन कौन है? हिस्टोरियन एक ऐसा पर्सन है जो हिस्ट्री को पढ़ता है और उसके बारे में लिखता है, उसके बारे में अपने ओपिनियंस, उसने क्या पढ़ा, उससे क्या सीखा, ये सब वो लिखता है। मेडिवल पीरियड, मेडिवल पीरियड कौन सा पीरियड है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेडिवल पीरियड जो एंशिएंट इंडिया और मॉडर्न इंडिया के बीच का जो पीरियड है उसको हम कहेंगे मेडिवल पीरियड, जिसका पीरियड कब से है कब तक? 700 सीई से लेकर 1750 सीई तक इसका पीरियड है। ठीक है, अब आते हैं सोर्स। एनीथिंग दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट, ऐसी कोई चीज जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वो होता है हमारा सोर्स। हमने ऊपर क्या क्या सोर्सेस पढ़े थे मेडिवल पीरियड के? हमने पढ़ा था पहला सोर्स क्या है हमारा? मैन्यूस्क्रिप्ट। दूसरा सोर्स हमने जो पढ़ा था वो था हमारा इंस्क्रिप्शन, और तीसरा सोर्स हमने पढ़ा था कॉइन्स। चौथा सोर्स हमने पढ़ा था आर्किटेक्चर। इन सोर्सेस को देखकर, पढ़कर, समझकर हमें पता लगता है कि हमारी मेडिवल टाइम की हिस्ट्री कैसी थी,
कैसे लोग थे, कैसी लैंग्वेज थी, कैसे कॉइन्स थे और मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर से, इन सब से हमें मेडिवल हिस्ट्री की जानकारी मिलती है। अब आता है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर दे हैपन। ओके, नेक्स्ट है हमारा डायनेस्टी। डायनेस्टी अ फैमिली हुज मेंबर्स रूल अ किंगडम वन आफ्टर अनदर। मैंने आपको पहले ही ऊपर एग्जांपल में बताया था कि डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, एक ही परिवार के लोग एक ही जगह बार बार रूल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये फादर है, इनका बेटा रूल करेगा, फिर इनका बेटा रूल करेगा, फिर इनका बेटा रूल करेगा। ये इस रीजन पे रूल कर रहे हैं तो इनके बाद इनका ये बेटा यहाँ रूल करेगा, इनके बाद इनका ये बेटा यहाँ रूल करेगा। तो मतलब अपनी ही डायनेस्टी से, अपने ही परिवार से आके हायरार्की में लोग क्या है, रूल कर रहे हैं, अपने ही परिवार के लोग। एम्पायर a large group of regions or kingdoms ruled by one king or emperor। एम्पायर क्या होता है? एम्पायर होता है कि एक बहुत बड़ा राज्य या टेरिटरी जहां कई अलग अलग रीजन्स या किंगडम पर एक ही सिंगल रूलर जो है वो रूल कर रहा है। एक ही सिंगल रूलर इस पर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुगल एम्पायर या फिर मौर्यन एम्पायर। सो हमने देखा कि इस चैप्टर में मेडिवल इंडिया या फिर मेडिवल पीरियड को पढ़ना क्यों जरूरी था। आज का हमारा चैप्टर हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट में एक कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।